नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल और स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। आज हम मुग़ल कला के बारे में चर्चा करेंगे। जो मुग़ल कला है वो बेसिकली मध्यकालीन भारतीय चित्रकला के संदर्भ में आता है, उसी के अंदर आता है, जिसके अंदर राजस्थानी, दक्षिणी, मुग़ल और पहाड़ी शैलियाँ आती हैं। जो भारतीय जो लघु चित्रण परंपरा है उसी के अनुसार मुग़ल चित्रकला भी आती है। देखिए, जो मुग़ल चित्रकला है उस मुग़ल चित्रकला का उद्भव विकास यानी कि राइज और डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके उद्भव के क्या क्या कारण रहे, मुग़लों का प्रवेश भारत में कैसे हुआ, इसके साथ साथ जो इसका विकास क्रम था कि वो कहाँ से कहाँ तक इसका विकास चला, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मुग़ल कला। देखिए, जो मुग़ल कला है वो मध्यकालीन भारतीय चित्रकला का एक अंग है, इसी के अंदर आता है। इसका जो उद्भव और विकास था यानी कि जो राइज एंड डेवलपमेंट है मुग़ल कला का, उसके अंदर कि मुग़लों का जो प्रवेश था वो भारत में कैसे हुआ। मुग़लों का प्रवेश भारत में होने से पहले क्या हो रहा था यहाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो मुग़लों का प्रवेश भारत में हुआ उससे पहले तकरीबन 14वीं शताब्दी के आसपास, 14th सेंचुरी के आसपास जो विदेशी आक्रांताएं थी उन्होंने यहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया था। तो उन्हीं में से मुग़ल्स भी एक थे। तो जब मुग़ल यहाँ पर भारत में आए तो उन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा। उस पानीपत के युद्ध में बाबर जो था उसने विजय प्राप्त की और वो दिल्ली का शासक बन गया। ये था 1526 के टाइम पे। इसी टाइम मुग़लों का प्रवेश भारत में हुआ था। तो 1526 में ये क्वेश्चन भी बनता है कि मुग़ल भारत में कब आए थे। 1526 में आए थे और मुग़लों की जो स्थापना थी यहाँ पर, मुग़ल वंश की जो स्थापना थी भारत में, उसका जो श्रेय है वो क्रेडिट है वो बाबर को जाता है। तो देखिए, इसका जो उद्भव विकास कैसे हुआ कि भारत में मुग़लों का प्रवेश 1526 में हो गया था। पानीपत के युद्ध में जब बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा तो उसने विजय प्राप्त की और वो दिल्ली का शासक बन गया था। देखिए, जो बाबर था वो बेसिकली जो तैमूर वंश था, उस तैमूर वंश के पितृपक्ष में यानी कि फादर साइड में वो रहा। फादर साइड से था तैमूर वंश उसका, उसमें वो 5वीं पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन का था बाबर। उसके बाद में जो मंगोल वंश था, तो उस मंगोल वंश में जो उसके मातृपक्ष का है यानी कि मदर साइड है, और उसी के अंदर वो 14वीं पीढ़ी में रहा। ये था बाबर के बारे में कि मुगल्स जो थे वो कैसे आए, क्या हुआ, बाबर का जो कनेक्शन है वो कैसे है। तो इसी मंगोल वंश का होने के कारण उनको मुग़ल कहा गया। अब बात करते हैं उसके विकास क्रम की कि उसका जो विकास क्रम रहा वो कैसे रहा। देखिए, जो मुग़ल कला का जो विकास क्रम रहा वो बाबर से लेकर और शाहजहाँ तक माना जाता है। जो शाहजहाँ था उसके बाद में औरंगज़ेब बैठा था गद्दी पे, राज सिंहासन पे, तो उसके बाद में उसने उसको क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर रहा तो इसलिए कला से घृणा भी करता था। तो उसी दरमियान कुछ कारणों की वजह से मुग़ल कला का पतन भी हुआ, वो हम बाद में इंडिविजुअली अलग से पढ़ेंगे। देखिए, जो विकास क्रम है उसके बारे में और थोड़ा बहुत इन रूलर्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर मुग़ल कला को समझना है तो हमें पर्टिकुलर रूलर के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम मुग़ल कला को एक कहानी की तरह एक साथ समझ सकते हैं, हमें उसके राजाओं के अनुसार उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस राजा की जैसी रुचि रही उसी के अनुसार मुग़ल कला जो है वो डेवलप हुई थी। तो जो मुग़ल शासक थे बाबर, उनकी जो
उनके बारे में अभी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं उनके टाइम पे क्या क्या चीज़ें थीं आर्ट को लेके। तो हुमायूं, उसके बाद में अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ। तो इसी कालक्रम के, इसके विकास क्रम को हम पढ़ेंगे। यही विकास क्रम मुगल कला का चल रहा था। तो इस विकास क्रम में अब बात करते हैं इसके विकास क्रम की। तो देखिए, जो इसका विकास क्रम रहा मुगल कला का, उसमें सबसे पहले आते हैं बाबर जी। जो बाबर थे, बाबर के टाइम पे जो चित्र बने वो हमें मिले नहीं हैं। तो ना मिलने की वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि ये कला प्रेमी शासक नहीं थे। इनके टाइम के जो चित्र हैं वो उपलब्ध नहीं है, हमें प्राप्त नहीं हुए इनके टाइम की पेंटिंग्स। पर इनकी एक आत्मकथा थी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, जिसे हम बाबरनामा भी कहते हैं। बाबरनामा जो था उसमें इन्होंने दो कलाकारों का वर्णन किया था। उनमें से एक थे बिहजाद और दूसरे थे शाह मुजफ्फर, जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बाबर के जो टाइम था उसके समय के चित्र उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद में आते हैं हुमायूं। बाबर के बाद में हुमायूं। जो हुमायूं थे वो भी कला प्रेमी शासक रहे, परंतु वो लड़ाइयों में व्यस्त रहे और इसी के दरमियान वो अपने जीवन का ज़्यादा आनंद नहीं उठा पाए। तो इसके बाद में जो कलाकार आते हैं, जो राजा, जो रूलर आते हैं, उनका नाम है अकबर। जो अकबर थे उनके समय में क्या हुआ कि जो मुगल कला थी, जो कि पहले से ही ईरानी थी, वो मुगल नहीं बनी थी, वो ईरानी कला थी बेसिकली। तो जो ईरानी कला थी, उस ईरानी कला का जो समन्वय हुआ, जो कनेक्शन हुआ, वो किसके साथ में हुआ? भारतीयता के साथ में, अकबर की वजह से। क्यों? क्योंकि ये धर्मों को एक तरह से देखने वाला व्यक्ति था, खुद विद्वान, कला प्रेमी शासक था। तो अकबर की वजह से ही क्या था कि जो मुगल कला थी जिसके अंदर ईरानी प्रभाव था, उस ईरानी प्रभाव के साथ में भारतीयता का समन्वय बैठने लगा था। अभी वो पूर्ण रूप से भारतीय नहीं बनी थी, वो बस ईरानी शैली के साथ में मिलजुल कर कुछ अलग शैली का रूप धीरे धीरे लेने लगी थी। जो जहांगीर शैली है, जो जहांगीर, इसके बाद में अकबर के बाद में जो शासक आते हैं उनका नाम है जहांगीर। जहांगीर के समय क्या हुआ कि इसमें यथार्थवादी प्रभाव रहा। जहांगीर के समय जो भी चित्र बने वो यथार्थवादी, रियलिज्म बने, रियलिस्टिक बने। उसके बाद में ये जो जहांगीर थे, इसके समय जो ईरानी प्रभाव था उससे ये मुगल कला मुक्त हो गई थी, ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गई। और उसके अंदर किसका समावेश आ गया था? भारतीयता का समावेश उसके अंदर आ गया था। प्लस यहाँ पर भावों को महत्व दिया जाने लगा। जहांगीर के समय आते आते मुगल कला में इतना विकास हो गया था कि इस समय भावों को महत्व दिया जाने लगा। देखिए, जो कला है उसके अंदर जितना महत्व शिल्प का रहा है, उतना ही महत्व भावों का भी रहा है। किसी को हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि जितना शिल्प अच्छा होगा, जितना स्किल्ड अच्छा होगा, उसी के आधार पर भाव भी होना चाहिए। क्योंकि अगर भाव ज़्यादा हो और शिल्प कम हो तो तालमेल नहीं बैठता, संतुलित बैलेंस नहीं होती पेंटिंग। उसी की तरह यहाँ पर क्या था कि शिल्प में भी वो अच्छा काम करने लगे थे जहांगीर के टाइम पे, और यहाँ पर भावों का भी महत्व दिया जाने लगा। इसके बाद में जो शाहजहाँ आते हैं, तो जो शाहजहाँ थे वो थोड़े से अलग थे। उनके समय क्या हुआ, यूरोपियन प्रभाव आने लगा। जहांगीर के समय तो ये कला पूर्ण रूप से भारतीय हो गई, पर जब शाहजहाँ का समय है तो उसके अंदर वेस्टर्न इफेक्ट, यूरोपियन इफेक्ट आने लगा। तो जो यूरोपियन प्रभाव था, उस यूरोपियन प्रभाव की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर भावों की जगह प्रबंधन को महत्व दिया जाने लगा, साज सज्जा को महत्व दिया जाने लगा, एक सुव्यवस्थितता को महत्व दिया जाने लगा। उनको एकदम वेल तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से उसको करना है, बहुत अच्छा सुंदर करना है, उसी इस प्रबंधन को ही महत्व दिया जाने लगा भावों की जगह पर। तो ये बेसिकली चेंजेस रहे मुगल कला में। बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, उसके बाद में शाहजहाँ।
अब हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बाबर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए उससे पहले कुछ बातें और हैं इसके राइज और डेवलपमेंट में। उसमें एक आता है कि जो प्रारंभ की जो मुगल कला थी, जो शुरुआती जो मुगल कला थी, वो शुरुआती मुगल कला पूर्ण रूप से क्या थी, ईरानी शैली थी, ईरानी कला थी। जैसे मैंने आपको आपको पहले बताया कि मुगल कला प्रारंभ में, शुरुआती दौर में, इनिशियल स्टेज में क्या थी, पूर्ण रूप से पर्शियन स्टाइल थी, ईरानी कला थी। बट अकबर का जो टाइम था, अकबर के समय में क्या हुआ, इसके अंदर राजस्थानी, अपभ्रंश और दक्षिणी, इनका संपर्क मुगल कला के साथ हुआ अकबर के समय में। तो जब ये अकबर के समय इन राजस्थानी, अपभ्रंश और दक्षिणी कला के संपर्क में आई, तब कुछ इसके अंदर बदलाव आए, इसके अंदर और भी चीज़ें रुचिकर होने लगी। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो ईरानी कला है, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका क्वेश्चन भी बनता है कि ईरानी कला, मुगल कला की जन्मदाता कौन है, तो मुगल कला की जो जन्मदाता है वो ईरानी शैली और राजस्थानी शैली जो है वो मुगल कला की जन्मदाता के रूप में मानी जाती है। अब बात आती है कि इसका गोल्डन पीरियड क्या रहा। तो इसका जो स्वर्णकाल था वो जहांगीर का काल मुगल कला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस समय ये शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी, बहुत ही ज़्यादा क्लाइमैक्स पर पहुंच गई थी ये स्टाइल, क्योंकि इसके अंदर भावों को महत्व दिया जाने लगा, रेखांकन को महत्व दिया जाने लगा। साथ साथ में यहाँ की जो कलाकार थे वो इतने ज़्यादा निपुण थे, इतने ज़्यादा दक्ष थे कि उन्होंने लाइट एंड शेड का इफेक्ट इसमें डालना शुरू कर दिया। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें थी जिस कारणों की वजह से इसे मुगल कला का स्वर्ण काल कहा जाता, क्योंकि जैसे चित्र जहांगीर के समय बने वैसे चित्र अन्य किसी शासक के समय नहीं बने। बाबर के समय के चित्र जो है वो उपलब्ध नहीं है। उसके बाद में जो हुमायूं है वो व्यस्तता के कारण कला में रुचि तो रखते थे पर कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद में जो अकबर थे उन्होंने कनेक्शन बिठाना शुरू किया था, पर यह कनेक्शन कंप्लीट कब हुआ, अपने चरम पर कब पहुंच गया, जब जहांगीर का समय आया। तो भारतीयता जो थी वो, उसकी जो महक थी वो मुगल कला के फूलों में आने लगी थी। इसके कुछ पतन के कारण भी रहे। इनके पतन के कारण थे औरंगजेब की कट्टरता, वो कितना कट्टर था अपने धर्म को लेके, ये चीज़ मुगल कला के पतन का भी कारण बनी। देखिए अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल शासक बाबर के बारे में, क्योंकि जो मुगल कला है उसको पर्टिकुलर हर एक रूलर के अनुसार पढ़ना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि जो मुगल कला है उसमें जो राजा थे, जो बादशाह थे, उन्हीं की इंटरेस्ट, उन्हीं की रुचि के अनुसार क्या हुआ, इस कला का विकास हुआ। जैसा वो रूलर था उसको जैसे महसूस होता था, जैसा उसका दृष्टिकोण रहा, पर्सपेक्टिव रहा चीज़ों को देखने का, ऑब्जर्व करने का, या उसका जो नेचर रहा, उसी के अनुसार उनके वहाँ पे कलाकारों ने भी काम किया। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बरो हाजरी। बस वही बात है कि जो हमारा धनी है, जो जिसके अंडर में हम रहते हैं, जो हमारा मालिक है, हमें उसी की बात माननी चाहिए, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। तो जो जैसे अकबर थे, तो अकबर खुले दिल के इंसान थे, कला प्रेमी थे, कला की परख रखते थे बहुत अच्छी। तो उनके जो कलाकार थे उनकी कला में बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई। तो इसी तरह से क्या हुआ कि अगर हम जहांगीर को पढ़ेंगे तो जहांगीर जैसे शासक थे जो अपने पेंटर्स को बाहर भी भेजा करते थे उनकी पढ़ाई के लिए, ताकि वो आर्ट के बारे में बहुत चीज़ों को सीख सके। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से क्या था कि हर एक रूलर के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी हमें ये मुगल कला अच्छे से समझ में आएगी। देखिए सबसे पहले आते हैं बाबर के बारे में बात करते हैं हम। देखिए जो बाबर की बात करें तो जो बाबर हैं उनको भारत में मुगलों की स्थापना करने वाला कहा जा सकता है। जिसने भारत में मुगलों की स्थापना की थी, या मुगलों को भारत लाने का जो श्रेय था वो बाबर को जाता है, क्रेडिट जो है वो बाबर ले जाता है इसका। देखिए बाबर के समय क्या था कि यहाँ पर जो चित्र, वो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस टाइम के जो चित्र हैं वो उपलब्ध नहीं है, नहीं मिले हैं हमें। पर जो बाबर था उसने अपनी एक आत्मकथा, इसकी जो आत्मकथा थी आईने बाबरनामा जिसे हम कहते हैं, तुजू के बाबरी,
तो तुजुके बाबरी में इन्होंने प्रशंसा भी की है और जिक्र भी किया है। किसका? दो कलाकारों का। उन कलाकारों का नाम है बेहजाद और शाह मुजफ्फर, जिसे पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। बेहजाद को, राफेल एक वेस्टर्न आर्टिस्ट थे जो कि बहुत प्रतिभावान थे। तो बेहजाद की कला उन्हीं से संबंधित रखी जाती है। तो जो बाबर था, तो इनके समय कोई ऐसा चित्रांकन नहीं हुआ जिसके साक्ष्य अपने को नहीं मिले हैं। बहुत कम समय तक यहाँ पर रहे। 1526 में प्रवेश किया था भारत में, 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भरपूर उस चीज़ का आनंद नहीं ले पाए। इसके बाद में जो रूलर आते हैं उनका नाम है हुमायूं, जो बाबर के बड़े बेटे थे। तो जो हुमायूं हैं, हुमायूं कला प्रेमी शासक रहे। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तब हुमायूं गद्दी पर बैठे और ये 1556 तक रहे। पर कला प्रेमी शासक तो थे, पर इनके साथ में भी एक थोड़ी सी दिक्कत थी। वो दिक्कत ये थी कि इनका जो जीवन था वो संघर्ष में ही बीत गया था। इनका जीवन पूर्ण रूप से संघर्ष में रहा। इसी वजह से वो कला से प्रेम करते हुए भी उसके बारे में ना तो कुछ ज़्यादा कुछ कर पाए, पर इन्होंने बहुत सारा प्रयास ऐसे किया। कुछ कलाकारों को प्रोटेक्शन दिया कुछ कलाकारों को ये बाहर से लेकर आए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी क्या है, हुमायूं का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अच्छा है मुग़ल आर्ट के अंदर। तो इनका जीवन बेसिकली संघर्ष में रहा। देखिए, एक छोटी सी बात है कि जीवन के संघर्ष में कई शौक छूट जाते हैं इंसान के। जब जीवन का संघर्ष वो करता है तो उसके कई शौक छूट जाते हैं, कई सपने भी टूट जाते हैं। पर ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, क्योंकि जो ज़िद्दी होते हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होते हैं, वो हमेशा कितने ही संघर्ष में क्यों ना हो, वो ना तो अपने किसी शौक को छोड़ते हैं, उसको भी पूरा करते हैं, साथ साथ में अपने सपनों को भी टूटने नहीं देते, उनको भी साकार करके दिखाते हैं। तो ऐसा ही बहुत सारे कलाकारों ने भी किया है कला जगत के अंदर कि संघर्ष उनके जीवन में बहुत रहा, पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की, और बहुत सारे कलाकारों ने अपना लक्ष्य प्राप्त भी किया। तो जो हुमायूं थे, हुमायूं एक ऐसे रूलर थे, इतने कला प्रेमी थे। उनका कला प्रेम इसी चीज़ से देखा जा सकता है कि उन्होंने वो अपने लश्कर में, यानी कि अपनी आर्मी के अंदर क्या करते थे, चित्रकारों को भी रखते थे, आर्टिस्टों को भी अपनी आर्मी में रखा करते थे। अब देखिए, एक छोटी सी बात आती है यहाँ पे कि जो हुमायूं थे, हुमायूं भारत लेकर आए थे। किसको किसको भारत लाए थे? ईरानी कलाकारों को। हुमायूं जब सत्ता के ऊपर बैठे तो उथल पुथल, जो राजनीतिक उथल पुथल थी तब चल रही थी, तब जो हुमायूं जो थे उन्होंने ईरान से दो कलाकारों को वो अपने साथ लेकर आए थे, जिनमें से एक का नाम था मीर शेद अली, जो अपना उपनाम जुदाई लिखा करते थे, और दूसरे का नाम था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। तो इन दो ईरानी कलाकारों को हुमायूं अपने साथ भारत लेकर आए। इसी काल में क्या हुआ, ये जो हुमायूं का जो टाइम पीरियड था उसमें जो चित्रांकन हुआ थोड़ा बहुत, उसके अंदर या तो वो चित्र कैसे हैं, वो चित्र ईरानी है या पूर्ण रूप से फारसी चित्र बने हैं, फारसी स्टाइल में या ईरानी शैली में वो चित्र बने हैं या तैयार किए गए हैं। देखिए, हुमायूं के समय में एक मैन्यूस्क्रिप्ट थी, एक ग्रंथ था, उसका चित्रण डिपिक्शन शुरू हो गया था, जिसका नाम था दास्ताए अमीर हमजा, जिसे हमजानामा भी कहा जाता है। ये शुरू तो हो गया था हुमायूं के समय में, पर कंप्लीट नहीं हो पाया। इसका क्वेश्चन बनता है कि जो एक क्वेश्चन ऊपर बनता है कि हुमायूं जो है वो किन दो चित्रकारों को अपने साथ लेकर आया था, किन चित्रकारों को अपने साथ भारत लेकर आया था? तो मीर शेद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को, इनको वो अपने साथ में भारत लेकर आया था। इस हुमायूं के समय में जो चित्र बने वो कैसे बने, फारसी शैली में बने या ईरानी या फारसी शैली में बनाए गए। यहाँ पर एक डिपेक्शन हुआ था, मैन्यूस्क्रिप्ट का चित्रण हुआ था, जिसका नाम था दास्ताए अमीर हमजा या हमजानामा, जिसे हम कहते हैं। तो जो हमजानामा है दोस्तों, उसका चित्रण हुमायूं के समय शुरू तो हो गया पर कंप्लीट नहीं हो पाया। वो कंप्लीट किसके समय हुआ था? हमजानामा का जो चित्रण है
वो हुमायूं के समय क्या हो गया, शुरू हो गया हुमायूं के समय, पर पूर्ण हुआ अकबर के टाइम पे। ये क्वेश्चन बनता है और उसका आंसर भी पर्टिकुलर यही लिखा जाता है कि हमजा नामा का जो चित्रण है, डिपेक्शन है, वो कब हुआ, तो वो शुरू हुआ था हुमायूं के समय पर कंप्लीट हुआ अकबर के समय। ये कंप्लीट आंसर इसके अंदर लिखा जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अकबर की। देखिए जो अकबर है, अकबर बेसिकली बहुत कलापारखी, विद्वान, कला प्रेमी और सहृदय शासक रहे हैं। वो उनका जो नज़रिया था चीज़ों को देखने का, प्रकृति को देखने का, या अपने आसपास में ऑब्जर्व करने का, उन्होंने तो अपने रत्नों को भी, 9 रत्नों को भी अपने दरबार में आश्रय दिया। जैसे तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ उनकी दरबार में उपस्थित रहे। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको कला से कितना प्रेम रहा था अकबर को, क्योंकि बचपन में जो मीर शेर अली जुदाई थे, जो ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी थे, वो इनके गुरु भी थे। इन्होंने उनको कला के बारे में सिखाया, उन्होंने उनको पेंटिंग के बारे में बताया, उनको चित्रकला की शिक्षा दी। साथ में उन्होंने हुमायूं को भी सिखाया था, ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी और मीर शेर अली जुदाई ने। तो जो अकबर रहे, इनके साथ में ये हुआ कि हुमायूं का सीढ़ियों से पैर फिसलने पे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अकबर को बहुत ही कम उम्र में शासन संभालना पड़ा। तो जो अकबर था वो महज 13 वर्ष की आयु में, जिस समय हम अच्छे से समझते भी नहीं हैं, उस आयु में ही क्या गया, शासक बन गया था। और देखिए एक बात कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों के ऊपर जिम्मेदारियाँ समय से पहले आ जाती है ना, उनकी समझदारी की प्रक्रिया जो है वो तभी से शुरू हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं होता है कि जिन बच्चों के अंदर जिम्मेवारी आ जाए, उनके कंधों पर जिम्मेवारी आ जाती हैं समय से पहले। 13 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती। इस समय तो हम आजकल के जो बच्चे हैं वो कैसे रहते हैं, बचपन में रहते हैं, तो इसके अंदर जिम्मेवारी आ जाना, तो एक जिम्मेवारी जो होती है ना, वो समय समझदारी को अपने साथ ही लेकर आती है, वो हमें समझदारी सिखाती है। तो उसी की तरह क्या है कि जो अकबर था वो महज 13 वर्ष की आयु में रूलर बन गया हुमायूं की मृत्यु के बाद में। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी, अपने बस एक पर्टिकुलर परिवार की नहीं, एक राजा होने की जिम्मेवारी उसके ऊपर आ गई, उसके कंधों पर आ गई, जो एक छोटी जिम्मेवारी नहीं होती, जिम्मेदारी नहीं होती छोटी, बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उसी के साथ में अकबर ने सरवाइव किया, और जिम्मेदारी समय से पहले आ गई तो बस वही बात है, तो उनकी समझदारी की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अकबर रहे होंगे वो कितने कलापारखी हो गए होंगे, कितना उनका विज़न एक्सटेंड हो गया होगा, बढ़ गया होगा, उनका जो दृष्टिकोण रहा चीज़ों को देखने के पीछे वो कितना विस्तृत हो गया होगा, फैल गया होगा, जिसके बावजूद उन्होंने क्या किया, इसके अगर फलस्वरूप देखें तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों चित्रकारों को आश्रय दिया, दोनों को प्रोटेक्शन दिया, दोनों को बराबर महत्व दिया, और कला को आगे बढ़ाने का काम किया कि कला का, मुग़ल कला की जो उन्नति है वो हो सके। कला के थ्रू वो बहुत सारी चीज़ों को दिखाना चाहते थे। तो यही सारी चीज़ें अकबर के अंदर रहीं। क्यों रही? क्योंकि समझदारी ने उनके अंदर घर कर लिया था, समझदारी उनके रोम रोम में बसने लगी थी। इनके जो गुरु रहे अकबर के, वो मीर शेर अली और ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी रहे। इन दोनों ने अकबर को कला शिक्षा दी, कला के बारे में सिखाया। देखिए चेंज क्या हुआ अकबर के समय में, आते आते कुछ चीज़ें चेंज हुई, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो भारतीय कला है, अगर आप अजंता की पेंटिंग्स देखें तो अजंता में आपको एक रिदम देखने को मिलेगा, एक लयात्मकता देखने को मिलेगी, एक गति, एक ओज देखने को मिलेगा। भारतीयता के जो गुण थे, भारतीय जो शास्त्रीय कला है उसके जो गुण है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हैं, बहुत ही ज़्यादा विशाल हैं। यहाँ पर भावों को महत्व दिया जाता था। तो उसी चीज़ को लेकर जो भारतीयता के जो रंग थे, रंग संगति जो भारतीय चित्रकला की रही है वो बहुत ही विशुद्ध और बहुत ही अच्छी रही है। जो ईरानी चित्रकार थे मीर शेर अली और ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने जो डिपेक्शन किया, जो चित्रण किया, वो ईरानी शैली में तो किया, पर इनका रुझान भारतीय कला की तरफ आने लगा, भारतीय जो चित्र शैलियाँ थी उनकी तरफ आने लगा। तो इसी
के दरबार में, अकबर के दरबार में 2 भारतीय चित्रकार भी मौजूद थे, जिनका एक का नाम है दसवंत, एक का नाम है बसावन। तो ये बहुत अच्छे श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार थे दोनों, बहुत अच्छा इनका काम रहा। तो इन्होंने अब्दुल समद सिराजी से भी शिक्षा ग्रहण की, इन्होंने बहुत सारे गुण उनसे सीखे। कहा जाता है कि शिक्षा किसी से भी मिले, छोटा हो या बड़ा, ले लेनी चाहिए, क्योंकि कौन हमें कब क्या सिखा दे इस बात का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोगों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जिनकी ज़रूरत शायद हमें है, तो हमें उनसे उन गुणों को लेना चाहिए बजाय उनकी कमियों को देखने के। हमें कभी भी किसी की कमियों को नहीं देखना चाहिए, हमें बस उनके गुणों को लेना चाहिए। उसी तरह अब्दुल समद सिराजी से, मीर शेद अली से दसवंत ने, वसावन ने सीखा, और दसवंत और वसावन से उन दोनों ने भी कला की शिक्षा ली, भारतीय कला की। तो इसी के दरमियान जो परिवर्तन हुआ, जो महज छोटा परिवर्तन नहीं है, समझने लायक परिवर्तन है कि जो ईरानी रूपाकार थे, जो फॉर्म्स थी, जो पर्शियन फॉर्म्स थी, उनको तो बनाया, फॉर्म्स तो पर्शियन रखे उन्होंने स्टाइल, पर उनके अंदर भारतीय रंगों को डाल दिया। भारतीय रंग विधान के साथ में उन्होंने ईरानी रूपाकारों की रचना की और अकबर के विचारों को साकार किया। देखिए, जो रूलर होता है, जो बादशाह होता है, जो राजा होता है, उसकी जो विचारधारा होती है, उसका जो व्यवहार होता है, उसी के अनुसार उसकी प्रजा रिएक्ट करती है, उसी के अनुसार उसके मुलाजिम जो होते हैं वो भी उसी के अनुसार रिएक्ट करते हैं, तो या उसी चीज़ का अनुसरण भी करते हैं। आज राम का अनुसरण करने वाले बहुत है, रावण का करने वाले नहीं है, क्योंकि राम ने उन आदर्शों को स्थापित किया। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से जो प्रजा है वो अपने राजा के, अपने रूलर के जो आदर्श थे, उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा रही है, उनके प्रति बहुत जागरूक हो जाती है अगर अच्छे विचार हों। तो वैसे ही जो कलाकार हैं, इन्होंने अकबर के विचारों को, अकबर के थॉट्स को, जो अकबर की कल्पना थी, इमेजिनेशन थी, को किसी चीज़ को किस तरीके से देखता है या देखना चाहता है, तो उसी चीज़ को इन दोनों कलाकारों ने, इन सभी कलाकारों ने, अकबर के जितने भी दरबारी चित्रकार थे, उन सब ने मिलकर इस चीज़ को बढ़ावा दिया, इस चीज़ को साकार रूप दे दिया, एक फॉर्म दे दी उसके विचारों को। और इस बात से अकबर बेहद खुश भी था। अब देखिए, जो दसवंत और बसावन रहे, इन्होंने भी अकबर के इस चीज़ को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीर शेद अली, ख्वाजा अब्दुल समद और दसवंत बसावन जैसे कलाकार, महान कलाकारों ने मिलकर अकबर के इस थॉट्स को, उनके विचारों को जैसे एक फॉर्म दे दी हो, एक साकार रूप दे दिया हो। इसके साथ साथ ईरानी जो कठोरता थी कला के अंदर, ईरानी कला की जो कठोरता रही, उस कठोरता को भारतीय कोमलता में बदल दिया इन कलाकारों ने। यही है दोस्तों कलाकारों का जादू, जो पत्थर को भी फूल बना देते हैं। तो कलाकारों ने क्या किया कि ईरानी कठोरता की जगह भारतीय कोमलता का समावेश मुगल शैली में होने लगा। इनके अगर हम चित्रकारों की बात करें तो इनके चित्रकारों में कौन से चित्रकार अकबर के दरबार में रहे, तो अकबर के दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों चित्रकार रहे। तो इन दोनों धर्मों के चित्रकारों को अकबर ने आश्रय दिया, उसको प्रोटेक्शन दिया, उनको इज्जत और सम्मान दिया। जब कभी भी अकबर को किसी कलाकार का काम पसंद आता तो वो उसे उपाधियाँ भी दिया करता था, जागीर भी दिया करता था। तो कला और कलाकार का सम्मान, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो विचारों को, जो सिर्फ महज अनुभूति को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके उनको एक साकार रूप देता है जो कलाकार, उसी चीज़ को तवज्जो देना, महत्व देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमने सबने सुना है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, वैसे कला भी समाज का दर्पण होती है। पर अगर इसको प्रोटेक्शन ना मिला जाए, कोई भी कला जो है वो बिना प्रोटेक्शन के, बिना संरक्षण के कभी डेवलप नहीं हो सकती। उसको डेवलप होने के लिए किसी न किसी सहारे की, किसी न प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। बच्चे जो होते हैं वो माता पिता की छत्र छाया में बहुत सुंदर जीवन जीते हैं। तो उसी की तरह है कि कला को भी माता पिता रूपी प्रोटेक्शन मिलना बहुत आवश्यक है, जिसके अंदर वो पल्लवित हो सके, पोषित हो सके। तो अकबर ने उन दोनों धर्मों के कलाकारों को, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के कलाकारों को संरक्षण दिया, प्रोटेक्शन दिया, जिसके अंदर ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और मीर शेद अली, ये मुस्लिम कलाकार थे। हिंदू कलाकारों में दसवंत, बसावन, मुकुंद, माधव, महेश, जगन्नाथ, ताराचंद, खेमकरण, हरवंश और राम,
ये आदि चित्रकार अकबर के हिंदू कार्यशाला के थे, हिंदू चित्रशाला के कलाकार हैं, जिन्होंने अकबर को उसके विचारों को, मुगल कला को प्राणवान बना दिया, उनके अंदर एक जीवन प्रस्फुटित कर दिया इन्होंने, भारतीयता का समावेश करके, भारतीय कोमलता का समावेश करके। तो ये जो क्वालिटी रही है वो अकबर की रही। इसके साथ साथ में अकबर जो था वो चित्रकारों को जो हुनर था, देखिए जो कलाकार है उसके पास क्या है, उसका कौशल, उसका हुनर, उस कलाकार के हुनर की अगर कद्र की जाए तो वो कला और कलाकार दोनों ही आपके विचारों को, आपके थॉट्स को एक क्रांति का रूप दे सकते हैं, एक फॉर्म का रूप दे सकते हैं। ऐसे ही अकबर क्या करता था, क्योंकि वो सहृदय व्यक्ति था, एक कला पारखी था, कला प्रेमी था। देखिए दोस्तों, कला प्रेमी लोग होते हैं वो बहुत सहज और सरल हुआ करते हैं। वैसे ही अकबर जो थे उन्होंने भी क्या किया, दूसरों का सम्मान किया। सबसे पहले कला जो हमें सिखाती वो सिखाती है सम्मान करना, अपनी बनाई गई कलाकृति का भी और जिसकी हम कलाकृति हैं उसका भी। देखिए जो अकबर था उसने क्या किया कि कलाकारों को जब उसका काम पसंद आता, उसके हुनर अकबर को पसंद आते, अच्छे लगते, तो अकबर उनको उपाधियों से सम्मानित किया करता था। एक सम्मान सूचक शब्दों से उनकी इज्जत किया करता था, जिसमें नादिर उल मुल्क, हुमायूं नसारी आदि महत्वपूर्ण है। अब देखिए बात आती है कि जो अकबरकालीन जो सब्जेक्ट रहा, अकबरकालीन जो सब्जेक्ट मैटर रहा, विषय वस्तु रही, या अकबरकालीन जो चित्रण हुआ, पेंटिंग हुई, उनको हम कैसे पढ़ें, उनको कैसे समझेंगे, कैसे हुआ। देखिए जो राय कृष्णदास थे, राय कृष्णदास ने अकबरकालीन जो पेंटिंग्स थी, जो चित्रण था, उनको 4 भागों में डिवाइड किया। कैसे कैसे, एक तो अभारतीय, देखिए अकबरकालीन जो चित्र थे उनको उसका विभाजन किया राय कृष्णदास ने। कैसे किया, सबसे पहला पॉइंट आता है अभारतीय, यानी कि जो ऐसे ग्रंथ, ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट या ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो भारतीय नहीं है, ठीक है, जो ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट, ऐसे ग्रंथों का चित्रण जो भारतीय नहीं है, उसमें हमजानामा और खमसा निजामी प्रमुख है। उसके बाद में जो उन्होंने इनका डिवाइडेशन नंबर 2 किया, वो किया भारतीय। जिन भारतीय सब्जेक्ट के ऊपर, जिन भारतीय माइथोलॉजिकल थीम्स के ऊपर मुगल कला ने पेंटिंग्स, मुगल आर्टिस्टों ने जो पेंटिंग्स बनाई, उसके अंदर अकबरकालीन चित्रों में रामायण, महाभारत, जिसे रज़्मनामा भी कहा जाता है, नल दमयंती और अनवार ए सुहेली, यानी कि पंचतंत्र की जो कथाएं थी, जो माइथोलॉजिकल जितने भी थीम्स रही, सब्जेक्ट रहे, नैरेटिव्स रहे, स्टोरीज रही, उन सभी को अकबर के समय चित्रित किया गया, जिसे हम भारतीय श्रेणी में लिया जा सकता है। और भारतीय श्रेणी आपको बता दिया गया कि हमजानामा और खमसा निजामी। अब आती है बात ऐतिहासिक ग्रंथों की। अकबर के समय जो भारतीय ग्रंथ चित्रित हुए, अभारतीय ग्रंथ चित्रित हुए, इसके साथ साथ उनके इतिहास के संबंधित भी ग्रंथ उन्होंने चित्रित किए। कौन से? शाहनामा, जो ईरान के शासकों का इतिहास है। शाहनामा के अंदर क्या है, जो शाहनामा मैन्यूस्क्रिप्ट है उसके अंदर ईरान के जो रूलर थे उनकी हिस्ट्री है सारी। उसके बाद में आता है तैमूरनामा, उसमें भी क्या है, जो तैमूर के रूलर्स थे, तैमूर वंश था, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी पूरा इतिहास। उसके बाद में बाबरनामा और अकबरनामा। ऐसे करके उन्होंने अपने इतिहास को संजो के रखने के लिए कुछ ग्रंथों की रचनाएं की। उन ग्रंथों के ऊपर उन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई ग्रंथों के अंदर। तो यही सारी मैटर मुगल कला में रहा। और जो अन्य सब्जेक्ट थे उसके अंदर, अन्य सब्जेक्ट के अंदर व्यक्ति चित्र, जिसे हम सभी कहते हैं, या पोर्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, इसका क्वेश्चन बनता है कि जो सभी किसे कहा जाता है। व्यक्ति चित्र जो बने उनको सभी बोला जाता है। साथ में जो सोशल पेंटिंग्स है वो भी अकबर के समय देखने को मिलती है। सामाजिकता को लेकर जो चित्रण हुआ, समाज को लेकर जो चित्रण हुआ, वो भी इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि अकबरकालीन विशेषताएं क्या रही, जो अकबरकालीन चित्र रहे उनकी क्या क्या विशेषताएं रही। देखिए जो अकबरकालीन चित्र थे, अकबरकालीन जो विशेषताएं थी उसके बारे में पढ़ें तो अकबर काल के समय, अकबर एरा के टाइम पे जो भारतीय शैली थी, जो ईरानी शैली थी और जो यूरोपियन शैली थी, उन सभी का समावेश हमें देखने को मिलता है। भारतीय तत्वों को,
जो ईरानी तत्व थे और जो यूरोपियन तत्व थे, उन सभी तत्वों का मिश्रण हमें अकबर के समय में देखने को मिलता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर ईरानी नहीं रही, ये पर्टिकुलर इंडियन नहीं रही, ये पर्टिकुलर यूरोपियन नहीं रही, उन सभी से इन्होंने कुछ प्रेरणाएं ग्रहण की, उनको कंबाइन किया और उसके साथ में इन्होंने चित्रण कार्य करना शुरू किया। तो ये एक मेन विशेषता रही है मुगल कालीन अकबर कालीन चित्रों की। इसके साथ साथ में अगर हम रंग योजना की बात करें तो रंग कैसे प्रयुक्त किए इन्होंने, कौन सी कलर स्कीम को रखा, तो उसमें केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी और हरा रंग इनको प्रिय रहा। इन्हीं कलर स्कीम के साथ में इन्होंने चित्रण किया, चित्रण कार्य किया। इसके बाद में बात आती है रेखा। देखिए जो लाइन थी उसको इन्होंने बहुत महत्व दिया, रेखा को महत्व दिया। अकबर कालीन कलाकारों ने, चित्रकारों ने रेखा को बहुत महत्व दिया। इनके तो चेहरे बने वो प्राय एक चश्मा ही बने हैं। अकबर समय में जितने भी फेस बने, जो भी पोर्ट्रेट्स बने, वो एक चश्मा बने। सबसे बड़ी बात देखिए, यूनिटी में बहुत शक्ति होती है, एकता में बहुत ताकत होती है। वैसे अकबर कालीन जो चित्रकार थे, एकता की ताकत आप अजंता की पेंटिंग्स में देख सकते हैं कि कैसे ग्रुप्स में वो काम किया करते थे। कोई अंकन कर रहा है, रेंडरिंग कर रहा है, कोई उसमें कलर फिल कर रहा है, कोई उसमें कुछ कर रहा है, कोई उसकी पॉलिश में लगा हुआ है, कुछ कलर मिक्सिंग कर रहे हैं, कुछ बैकग्राउंड कर रहे हैं, कोई डेकोरेशन में अच्छा है तो वो उसमें लगा हुआ है। तो ये एकता होती है, एकता के बिना कभी कुछ चीज़ संभव नहीं है। तो वैसे के वैसे ही एकता का परिचय दिया गया है इसमें के अंदर। अकबर कालीन जो कलाकार रहे वो एकता के साथ काम किया करते थे। रज़्मनमा में जो चित्र बने उसके अंदर जैसे बसावन, दसवंत, इन सब का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं रहा। उन्होंने भी उनके अंदर सुंदर चित्र बनाए। तो एकता जीवन में बहुत ज़रूरी है। और एकता सिर्फ ऐसे नहीं है कि बहुत सारी जैसे बोला जा सकता है कि दोस्तों के बीच में हो या परिवार के बीच में हो, वो तो है ही। हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर भी एकता रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ मन अगर रहे तो दिक्कत हो जाती है, सिर्फ मस्तिष्क रहे तो भी दिक्कत हो जाती है। तो हमारे जीवन में भी संतुलन बना रहे और एकता बनी रहे तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। साथ साथ में जो संयोजन रहा, संयोजन भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। जो मुगल कला थी उसका संयोजन बहुत अच्छे तरीके से हुआ। आप पेंटिंग देख सकते हैं दारा शिकोह की बारात, द प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, जो सलीम का जन्म जो बर्थ ऑफ प्रिंस सलीम, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो अकबर कालीन बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, उसके अंदर इन्होंने संयोजन किया। साथ साथ में स्पेस डिवाइडेशन जो इसका रहा, तल विभाजन, वो भी बहुत अच्छा रहा। हम जब आगे पढ़ेंगे तब पर्टिकुलर पेंटिंग्स का अध्ययन करते हुए चलेंगे और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अकबर कालीन जो कला थी, अकबर टाइम पीरियड की जो एरा की जो आर्ट थी, उसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। देखिए अकबर कालीन एक फेमस लेखक थे अबुल फजल, उनकी एक पुस्तक है आईने अकबरी। उस आईने अकबरी में जो अबुल फजल थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है। उन्होंने कागज़ों का वर्णन किया, उन्होंने पेंटर्स का वर्णन किया, उन्होंने पेंटिंग्स का वर्णन किया, उन्होंने पेंटिंग के मटेरियल्स का वर्णन किया। तो ये सारी चीज़ें हमें उस पुस्तक में देखने को मिलती हैं। इसके अंदर जो चित्रकार हैं, देखिए इसका क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर जो चित्रकार हैं, आईन अकबरी के अनुसार जो चित्रकार हैं उनको कलम करतार कहा जाता था। करतार का बेसिकली मीन भगवान से होता है, जो कलम का भगवान है, कलाकार। तो कलाकार जो है, जो अपने कलम के द्वारा बहुत सारे सृजन करता है, भगवान वही है जो सृजन करता है। तो कलाकार भी अपने कौशल के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा, अपनी कलम के जरिए किससे करता है? कलम से। तो तुल्लिका यानी कि ब्रश को आईन अकबरी में किस चीज़ से संबोधित किया गया है? कलम से। और जो इस कलम का उपयोग करता है, जो इसका हुनर रखता है, उसे, उस कलाकार को कलम करतार कहा गया है। बहुत बड़ी बात है। और जो तुलिका बनी है, जो ब्रश बनी है, वो बेसिकली जो पशुओं के बालों से बनाई जाती थी। देखिए अब बात करते हैं कागज़ की। आईने अकबरी में हमें कागज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिनमें से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मुगलिया कागज़ के बारे में। अब मुगलिया कागज़ क्या है? देखिए जो कागज़ था उसका उल्लेख भी आईन अकबरी में मिला, उसी में से एक है मुगलिया कागज़।
या सियालकोटी कागज भी इसे कहा जाता है। इसका क्वेश्चन बनता है, आप नोट डाउन कर लें। मुगलिया कागज या सियालकोटी कागज भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पहले हम समझते हैं इसके सियालकोटी कागज क्यों कहा जाता है। सियालकोटी कागज इसलिए कहा जाता है क्योंकि कागज का एक कारखाना मुगलों ने सियालकोट पंजाब में स्थापित किया था। सियालकोट एक जगह है पंजाब में, वहाँ पर मुगलों ने कागज का कारखाना स्थापित किया। इसी के लिए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सियालकोटी कागज कहा जाता है। और मुगलिया कागज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कारखाने की स्थापना करने वाले कौन थे? मुगल, इसलिए इसे मुगलिया कागज कहा जाता है। अब हम बात करेंगे प्रमुख चित्रकारों के बारे में कि अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन रहे। तो देखिए, जो अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार रहे उनमें प्रमुख चित्रकारों की बात है, उनमें मीर शेद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत और बसावन, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनका पर्टिकुलर एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है कि अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों को डिस्क्राइब करो, तो उनके बारे में हमें बताना होता है। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि इन चित्रकारों की क्या विशेषता रही। बाद में हम चित्रों की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे कि अकबर काल के जो चित्र थे उनकी क्या विशेषता रही, जहांगीर काल के जो चित्र थे उनकी क्या विशेषता रही, या शाहजहाँ के चित्रों की क्या विशेषता रही। देखिए, जो पहले चित्रकार हैं उनका नाम है मीर शेद अली, जो अपना उपनाम क्या लिखा करते थे? जुदाई। अब आपको जैसे पता है कि ये कहाँ से आए थे? ईरान से। तो बेसिकली कौन से चित्रकार थे? ईरानी चित्रकार थे। इनको लेकर कौन आया था? हुमायूं, जैसा हमने आगे पढ़ा हुआ है। इसके बाद में आते हैं जो मीर शेद अली थे, ये सफवी शैली के चित्रकार थे। तो सफवी शैली थी, उसके चित्रकार थे मीर शेद अली। ईरान की जो सफवी शैली है, इनके पिता का नाम मंसूर था। उस्ताद मंसूर नहीं है, मंसूर। इनके पिता का नाम मंसूर था। ये अपना उपनाम जुदाई लिखा करते थे। इनकी विशेषता क्या रही कि इनकी पेंटिंग्स में सुंदर व मोहक वातावरण मिलता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एक ब्यूटीफुल जो एनवायरनमेंट इफेक्ट जो इनकी पेंटिंग्स में देखने को मिलता है वो बहुत ही सुंदर है। इनके डायरेक्शन में, इन्हीं के निर्देशन में हमजानामा के भी चित्र बने हैं। इन्हीं के डायरेक्शन में बने हुए हमजानामा के चित्र। क्वेश्चन बनता है कि किसके डायरेक्शन में हमजानामा में चित्र बनने हुए हैं? मीर शेद अली जुदाई के। इनके प्रमुख पेंटिंग्स के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि इनकी प्रमुख पेंटिंग्स कौन सी है। तो उनकी पेंटिंग्स में लैला मजनू, मजनू का जन्म, पिता का व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट ऑफ फादर, तो ये इनके प्रमुख पेंटिंग्स रही हैं। अब बात करते हैं हम ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के बारे में। अब्दुल समद सिराजी ये भी कौन से कलाकार थे? ईरान के। किसके साथ भारत आए थे? हुमायूं के साथ। ये कहाँ के रहने वाले थे? सिराज के। इनको एक उपाधि प्राप्त थी। क्यों? क्योंकि इनकी कला बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और अच्छी थी। उसी चीज़ की वजह से इनको श्री कलम की उपाधि से, टाइटल से भी नवाजा गया था। इनके शिष्य, इनके स्टूडेंट कौन थे जिनको इन्होंने पेंटिंग सिखाई? हुमायूं और अकबर, ये इनके शिष्य रहे। साथ साथ में इन्होंने दसवंत को भी पेंटिंग सिखाई थी। अकबर का प्रिय कलाकार रहे अब्दुल समद सिराजी, अकबर के बहुत प्रिय कलाकार रहे। अब बात आती है दसवंत की। देखिए, जो दसवंत है वो हिंदू चित्रकार है, दसवंत। और इनके जो गुरु रहे, क्योंकि पहले जो दसवंत थे वो सेवक थे, उसी की क्या नाम है, जो चित्रशाला थी अकबर की, उसी के सेवक भी रहे थे। इनके गुरु है अब्दुल समद सिराजी। इनका काम क्या था? जिन जगह पर इन्होंने महत्वपूर्ण वर्क किया है उसके अंदर रज़्मनामा में इन्होंने बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं। क्वेश्चन बनता है कि कौन से कलाकार ने रज़्मनामा में बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं? तो वो दसवंत हैं, जिन्होंने रज़्मनामा में बहुत ही सुंदर चित्र बनाए हैं। देखिए, जो मुगल कला है उसके अंदर भारतीयता का जो भाव है ना, मुगल कला के अंदर आपने पढ़ा था, मुगल कला के अंदर धीरे धीरे भारतीय इमोशन यानी भारतीयता का एक भाव, भारतीयता को लाने का श्रेय अगर हम किस कलाकार को दे सकते हैं तो वो दसवंत है, उसी को जाता है। अब बात आती है बसावन की। जो बसावन है, बसावन भी एक हिंदू चित्रकार है। बसावन भी एक श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार है।
साथ साथ में इनका कार्य क्या रहा कि इन्होंने दरबारनामा और अकबरनामा में चित्र बनाए। क्वेश्चन आता है कि दरबारनामा और अकबरनामा में किस कलाकार ने चित्र बनाए हैं, तो दरबारनामा और अकबरनामा में बसावन ने महत्वपूर्ण चित्र बनाए हैं। इनकी विशेष बात क्या रही कि इनके जो चित्र थे वो रियलिज्म के बहुत करीब थे, रियलिटी के यानी कि यथार्थता के बहुत ज़्यादा करीब रहे। साथ साथ में ये फेस के जो फीचर्स थे उनको बनाने में बहुत ज़्यादा निपुण रहे, बैकग्राउंड पेंट करने में बहुत ज़्यादा निपुण रहे, जो कलर मिक्सिंग का काम था, रंगों को मिक्स करना था जो था उसके मिश्रण भी ये बहुत अच्छा करते थे, रंगों की अच्छी समझ थी इनको। साथ साथ में अगर एक बात की जाए तो इन्होंने 100 के आसपास चित्र बनाए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे मुगल कला का उद्भव विकास, उसके विकास के महत्वपूर्ण तथ्य, रूलर जिनकी वजह से उनका विकास हो पाया। तो आपने हुमायूं के बारे में पढ़ा, बाबर के बारे में पढ़ा, अकबर के बारे में पढ़ा, तो आपको पता चला कि डेवलपमेंट कैसे हुआ। बाबर के समय हमें कुछ मिला नहीं, हुमायूं कुछ कर नहीं पाया इतना, पर अकबर ने बहुत ही प्रयास किया। क्यों किया? क्योंकि अकबर के समय कोई भी राजनीतिक उथल पुथल या ऐसा कुछ माहौल नहीं था, शांति थी, तो ये भी शांत प्रिय आदमी था। तो इसने क्या किया कि कला के अंदर अपनी रुचि लिखाई, और ये जब ये फ्री होता तो अपनी चित्रशाला में जाकर, वहाँ पर ये खुद भी बहुत अच्छा कलाकार रहा है अकबर, तो ये वहाँ पर जाकर भी बहुत अच्छा काम किया करते थे, साथ अपने चित्रकारों के साथ में समय बिताया करते थे, उनसे चर्चाएं किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें मुग़ल कला में महत्वपूर्ण रही है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और मुग़ल कला के जो प्रतिनिधि चित्र रहे, जो मेन चीफ पेंटिंग्स रहीं, उनका अध्ययन करेंगे। उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखते हुए कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ में चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।